अस्सलामुअलैकुम। पंजाब का बजट आज पेश कर दिया गया है 2026 और 27 और ये इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी एंकर बिलाल एहसन। नाज़रीन, हुकूमत इसको जो है तरक्की का बजट, रिलीफ का बजट, खुशहाली का बजट करार दे रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो उनको इस पर एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी हमें थोड़ी सी नाराज़ नज़र आई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके ऊपर। बिलाल भाई, 5,903 अरब और 46 करोड़ रुपए का बजट आज पंजाब का पेश कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो मेरे ख्याल में इनसे ही फैसला कर लें कि वो तो अभी हम उनकी तरफ गैस की तरफ चाहिए। मेरा अपना ज़ाती राय है। अच्छा, मैंने समझा कि शायद आप मुझसे नहीं, मैंने कहा आपसे पहले आपकी राय जान। मेरे अपना ज़ाती राय है कि 5,903 अरब 40 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। आई थिंक सो 10.7% ज़्यादा है गुज़िश्ता मुकाबले में। और हमने जो जारी इस्तेमाल देखे कि इस दफ़ा पंजाब असेंबली के जो अपने बजट पेश किया गया है, माशाल्लाह एक पॉजिटिव बजट है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है जारी अखराजात जो है उसमें तकरीबन 1962 अरब रुपए 93 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसपे 3.1% कम रखा गया है। और उस कम रखने की वजह यह है सना हारून कि आपको पता होगा कि NSC अवार्ड में से कट मांगा है आपके क्या कहते हैं वफाक ने। तो पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 400 से 450 के करीब जो है वो उन्होंने तरक्काती बजट में से निकाल के उन्होंने वफाक को उन्होंने प्रोवाइड करना है। उन्होंने कहा कि हमने बड़े भाई होने का जो है हक अदा कर दिया है। जी, इसी वजह से 3.1% जो है उनकी तरक्काती बजट में कमी हुई है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तरह उन्होंने 7% का इजाफा किया है। अब देखते हैं कि जो एक बता रही हैं सनार के 4.5% बढ़ के 638 अरब 93 करोड़ रुपए हो जाएगा मजीद जो आपके अखराजात इनके आएंगे। इसके अलावा पेंशन में भी तकरीबन 3.5% का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिससे कि यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि कुछ जो इन्फ्लेशन और महंगाई है चले आंसू पोंछने के काम आएंगे। इसमें तो हम ऊँट के मुंह में जीरा ही कहेंगे। ऐसा ही बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि एक बारिश की एक बूंद है, समझे। रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सरदार सुहेल सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको शो के अंदर। सर, क्या कहेंगे? बजट पेश कर दिया गया है, हुकूमत कह रही है रिलीफ और ग्रोथ का जो है वो बजट है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मुशावरत के वक्त जो नंबर्स दिए गए थे वो मुख्तलिफ हैं जो आज बजट में पेश किए गए। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। अच्छा देखें, माशाल्लाह से जो पंजाब का बजट हुआ या जो फेडरल का जो बजट था वो एक एवरेज बजट था। और पाकिस्तान के जो माशी हालात थे और आपके जो आसपास पड़ोस में जो जंग है, जो खित्ते में जो जंगी हालात थे, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा बजट पेश किया है फेडरल ने भी और इसी तरह पंजाब ने भी। अच्छा, जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो अपोजिशन का काम ये होता है कि हुकूमत अगर कोई अच्छा काम भी करती है तो उस पर तनकीद करना, क्योंकि अगर वो तनकीद नहीं करेंगे तो उनका सियासी मंजर नहीं बिकेगा। तो ये बेसिकली एक सियासी मंजन है अपोजिशन का कि वो इस पे तनकीद कर रहे हैं। बाकी अगर माजी में मुस्लिम लीग नून करती थी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये शुरू से ही हुआ है कि जो भी हुकूमत बजट पेश करती रही है। हाँ, जो PTI के टाइम पे जो लास्ट टेन्योर में जो बजट पेश किया वो आपको ही पता और हमें ही पता कि वो कैसे पेश किया गया और कैसे जबरदस्ती लोगों को वहां असेंबली के अंदर लाया गया। मुझे आपके इस जुमले से याद आया कि मैंने कहा अपोजिशन का काम ही होता है टांगे खींचना। अपोजिशन का काम है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि फैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन मौजूदा जंगी तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन बजट विफाक ने पेश किया है और इसी तरह सूबे ने बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है। जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब ने बहुत बेहतरीन बजट पेश किया। उसमें उन्होंने तकरीबन 750 अरब रुपए एजुकेशन के लिए रखे। ये एक बहुत बड़ा पंजाब की अचीवमेंट भी है कि मैडम चीफ मिनिस्टर जो हैं और उनकी जो टीम, उनकी जो प्रायोरिटी जो है वो है एजुकेशन। और पंजाब पढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा, ये जो एक नारा था CM का, वो उस पर अमल पैरा है और उस पर काम कर रही हैं। इसी तरह पंजाब ने जो NFC के तहत जो विफाक ने जो इनसे फंड्स मांगे हैं उसमें पंजाब ने बड़ा भाई होने का सबूत इस सेंस में दिया है कि चारों सूबों में सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब दे रहा है विफाक को दिफा की मद में। ऐसे ही टोटल 1035 अरब रुपए फेडरल ने मांगे, उसमें से 546 अरब रुपए जो है ना वो पंजाब देगा। इससे हटकर जो अभी सब्सिडी दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में, उसमें 25 अरब और 87 करोड़ रुपए पंजाब ने फेडरल को दिए। वो भी इस कौम पर, इस अवाम पर खर्च हुए। उसके अलावा पंजाब ने 9 अरब और 57 करोड़ रुपए पंजाब के अंदर सब्सिडी दी, जिसमें 4 करोड़ अवाम ने उससे बेनिफिट लिए, उससे फायदा लिया है, जो कि उन्होंने किराए की मद में दिए क्योंकि वहां किराया फ्री किया हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन फ्री की हुई थी पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर ने। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से पंजाब काम कर रहा है इस तरह से बाकी सूबों को भी काम करना चाहिए।
हम कराची में मौजूद हैं, कराची में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है, ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ ना होने के बराबर है। वो आप कुरंगी और वो मलीर की साइड पे चली जाएं तो वो पीली वैन्स नहीं होती जो 90s 80s में चलती रही हैं। मेरी तो इतनी एज भी नहीं है, हमारे आबा अजदाद जो है जिसमें सफर करते हैं अभी तक वही चलती आ रही है। साहब एक बात बताओ मेरे को, इस पे हम तकरीर करेंगे कल, इसलिए कल सिंध का बजट हम देखेंगे कि सिंध में क्या रखते हैं। अब मैं आप आता हूं जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें वो नंबर जो पहले बताए गए थे, बेसिकली जो पीपल्स पार्टी का जो दर्द है ना वो बजट नहीं है। पीपल्स पार्टी के पेट में जो मरोड़ है वो गिलगित का इलेक्शन है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मतलब अभी कुछ अरसे से ये सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी रूठ जाती है, फिर नून लीग जो है वो जाती है मनाती है, तो आप लोग जालिम सास का जो है रोल अदा कर रही है नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो मजलूम बहू का किरदार अदा कर रही है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें एक साइड में तो बिल्कुल वो बहू वाला ही रोल अदा किया जा रहा है। लीडर जो होता है या जो सियासी जमात का कायद होता है ना, उसका काम ये औरतों की तरह अपना नाराज होना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, रूठना, ये नहीं होता। लीडर का एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। आप ये देखें कि आपने बजट से 15-20 मिनट पहले आप नाराज हो गए, नहीं जी मैं बजट में नहीं आऊंगा। ये कोई बच्चों का खेल है? ये इस कौम का आप फैसला कर रहे हैं, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आप 26 से 27 का जो टेन्योर है 1 साल, आप उसका फैसला कर रहे हैं। उस अहम फैसले के अंदर आप जो है ना, आप अपना वो रूठना और मनाने वाली वो चाले चल रहे हैं। सरदार साहब, मैं आपसे करूं कि आप कहते हैं रूठने वाली बात, तो आप अभी खुद कह रहे हैं ना कि अपोजिशन जो है वो काम ही है उनका। सर, तो आप तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। मेरा अपना जाती राय ये है कि कुछ 28वीं आईनी तरमीम भी है इसमें शामिल, और कुछ इसमें जीबी के साथ साथ आजाद कश्मीर में भी जो है अपनी मतलब कि प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक डील करना था। देखें, डील ऐसे तो नहीं होती ना, ये तो आप अवाम पे छोड़ दें कि अवाम ने किसको वोट देना है। अब जो आजाद उम्मीदवार वहां जीते हैं, आप उनको अपनी तरफ ब्लैकमेल करके लाना चाह रहे हैं कि जी पीएमएलएन वहां से हाथ हटाए। 3 तो जो आजाद उम्मीदवार थे वो पीएमएलएन के थे, तो अब आप चाह रहे हैं कि पीएमएलएन उनसे हाथ हटाए ताकि वो हमारी तरफ आए और हम उनके साथ डील करें। ऐसा तो नहीं होता ना। तो बात पीपल्स पार्टी भी बोल सकती है कि आप भी आजाद उम्मीदवार को ब्लैकमेल करके अपनी नहीं, हमने ब्लैकमेल नहीं किया। हमने उनके मुकाबले में अपना कोई उम्मीदवार, अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जो गिलगित के जो वो 3 हल्के हैं उसके अंदर पीएमएलएन ने उस आजाद उम्मीदवार की हिमायत की है, उसके मुकाबले में पीएमएलएन ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। जी, बात यह है कि सिंपल सी बात है, एक चीज तो चलिए अपनी जगह है। आप मुझे बता दीजिए कि पंजाब जो है वो केपी को गंदम क्यों नहीं दे रहा? पंजाब जो केपीके का जो हिस्सा है, केपीके के हिस्से के हिसाब से पंजाब बिल्कुल गंदम दे रहा है। ये जितने भी जो बातें वफाक को पास्को के जरिए देना पड़ रहा है, तो देखें बेसिकली ये जिम्मेदारी तो विफाक की है। विफाक जो है वो सूबों को देता है, जो भी उनके मुआहदे हुए हैं, चाहे केबीके के साथ हो या कश्मीर के साथ हो या फिर जीबी के साथ हो, वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। वो फेडरल गवर्नमेंट जितना हिस्सा केबीके का है वो उसको दिया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे वो नाहल लोग बैठे हुए हैं, उनसे उनका सूबा चलाया नहीं जा रहा, उनसे कोई चीज मैनेज नहीं हो पा रही, तो वो उस अपने जो उनकी नाकामी और नाहली है उसका रोला वो इस गंदम के और कपास की इसमें आड़ में जो है ना, गंदम की आड़ में वो छुपाना चाह रहे हैं। बेसिकली तो वहां नाअहल लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वहां की आप गवर्नेंस देखें, बहुत बैड सूरत हाल है वहां की। वहां पे गुर्बत सबसे ज्यादा केपीके के अंदर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा केपीके के अंदर है। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब जो बयानिया लेकर आए थे या जो उनके हमनवा जो उनकी पार्टी के लोग थे जो बयानिया लेकर आए थे, उन्होंने क्या डिलीवर किया केपीके के अंदर? आज केपीके की हालत क्या हुई है? वहां पे सिर्फ खींचातानी हो रही है। खींचातानी कौन कर रहा है? एक कह रहा है कि सीएम भाई मेरा बन जाए, दूसरा कह रहा है सीएम मेरा बन जाए। एक तरफ जो है ना वो खान साहब की बहन है, एक तरफ उनकी बेगम जो है ना वो चला रही है सिस्टम। वो चाह रहे हैं कि भाई हम सीएम हमें मिले, क्यों? वहां पे है पैसा। आप देखें करप्शन सबसे ज्यादा इस टाइम जो है ना वो केपीके के अंदर हो रही है। आपके वो कोहिस्तान स्कैंडल देख लें, इसी तरह के 3-4 और बड़े स्कैंडल्स है। तो आप जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आप अपनी गलतियों का जो ना खमियाजा आप दूसरों पे डालते हैं, दूसरों पे थोपते हैं आप। केपी में मेरे ख्याल में सना गंदम तो इतनी नहीं पैदा होती, वो हमेशा से या तो सिंध से लेते हैं, हमेशा से पंजाब उनको देता है और उनका जो कोटा है। लेकिन गंदम भी क्रॉप हुई थी, अच्छी गंदम हुई, फिर इसके बावजूद भी आप देखें, सबसे पहले तो पंजाब अपने जो सूबे की जो आवाम है ना उनका हक बनता है, अपने सूबे को वो पूरा करेगा, उसके बाद फिर जो अच्छा दूसरे सूबे को देगा। मैं आपसे बात करता हूँ। सना, हमारे साथ इस वक्त जो है हसीब अहमद साहब मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एनालिस्ट हैं, ये भावलपुर से हमें ज्वाइन किया है, तो जरा हम इनसे बात कर लें, फिर उसके बाद फिर देखते हैं किसानों के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है सर, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही। हाँ नहीं, हमें नहीं सुनाई दे रही।
चलिए ठीक है, ठीक इसको चेक करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हमसे की तरफ जाएंगे। अच्छा सरदार साहब, जी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जो है, ज़ाहिर सी बात है, जमातों का आप लोग पे एक और इल्ज़ाम भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो बड़ा हिस्सा है वो लाहौर और चंद मखसूस मंसूबों पर खर्च किया जा रहा है। तो क्या आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन आवाम के सामने रखेंगे? देखें, जो लाहौर पे जो फंड्स लग रहे हैं ना, वो सूबाई गवर्नमेंट लगा रही है। ठीक। जो पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पंजाब गवर्नमेंट अपने जाती फंड से कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसको विफाक सपोर्ट कर रहा हो। कुछ ऐसे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब के अंदर, उनको विफाक फंडिंग कर रहा है, लेकिन जो मोस्टली जितने भी जो आप लाहौर की डेवलपमेंट्स देखें या जब बाकी उससे जो शहरों की जो डेवलपमेंट्स है वो सूबाई फंड से हो रही है। असल में होता क्या है, अब ये देखें कि जो एनएफसी वार्ड के तहत जो है ना विफाक से 6000 अरब रुपया वो एनएफसी में चला जाता है। टोटल विफाक की जो अखराजात है, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो 20,000 अरब है, 20,000 अरब है। आपके पास जो एफबीआर के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो तकरीबन 14-14.5 अरब होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपने बैंकों में जो पैसे जो दीगर इन्वेस्टमेंट की होती है, जैसे स्टेट बैंक है, उससे मिला के आपके पास ये टोटल 19 से 20,000 अरब बनता है। ये क्या हुआ कि आपके जो अखराजात और आपकी जो इनकम है, जो महसूलात जो जमा होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद उसमें से 9,000 अरब जो है वो सूद चला जाता है। जो विफाक सूद की मद में दे रहा है, 9,000 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में दे रहा है विफाक। उसमें क्या होता है कि अब आपका जो इक्वल हो गया सूद देके, और जो आपके पास इनकम और जो पैसे आपने आगे देने वाले खर्चात है वो आपके इक्वल हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद आपने जो एनएफसी वार्ड में जो पैसा देना है वो 6,000 अरब रुपया विफाक को दोबारा जो है ना कर्जे लेने पड़ते हैं, कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने पड़ते हैं। उस कर्जे की मद में फिर आपको सूद देना पड़ता है। तो ये निजाम अब इसको बेहतर और दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो सूबे इल्जाम लगा देते हैं ना विफाक के ऊपर, हमें हकायक पे जाना चाहिए कि हकायक क्या है। मेरे ख्याल है कि आपने बड़ी अच्छी फिगर्स बताई और तफसील बताई। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। नाज़रीन, ये स्पेशल ट्रांसमिशन है बजट की, हम दोबारा हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन बजट ट्रांसमिशन प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। मेरे साथ को होस्ट मेरे जनाब सना हारून भी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार सोहेल साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम बात कर रहे हैं जनाब बजट जो आज पंजाब का पेश किया गया है उस पर हम थोड़ी सी एक तफसीली निगाह डाल रहे हैं। इसी दरमियान में हमारे साथ जूम पे मौजूद आए हैं जनाब हसीब अहमद साहब, जो कि एग्रीकल्चर एनालिस्ट हैं, जो भावलपुर से उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमायूं अली भट्ट साहब ने, जो कि गुजरावाला चैम्बर के सदर हैं, उन्होंने भी हमें जूम पे जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं दोनों हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ और दोनों हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं हसीब अहमद साहब आपसे पूछ लेता हूँ कि आज जो पंजाब का बजट पेश किया गया, चूंकि एक बड़ा सूबा है, एक बड़े सूबे होने के नाते पंजाब को एग्रीकल्चर के हवाले से सबसे ज्यादा कलीदी किरदार है। आज जो बजट पेश किया गया एग्रीकल्चर के हवाले से, इस बजट में आपको क्या नजर आया? जी हसीब साहब। सर, अपने तौर पे अगर देखा जाए तो बजट जो है ना, गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है, सब्सिडीज देती है और हर जगह पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन माजर के साथ जो अदारे हैं या जो नीचे तबका है वो जो है ना, वो सही तरह से डिलीवर कर नहीं पा सकता। और एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है हमारे हम जो बनाते हैं इस्लाहात जो हम बयान करते हैं, वो उसके अंदर तातुल नहीं है। कोई भी पॉलिसी हम बनाते हैं वो मतवातर हम चला नहीं सकते। हर साल बाद एक नई पॉलिसी आ जाती है, पिछली पॉलिसी को हम पीछे छोड़ देते हैं। अगर हम देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले हमने एक चोलिस्तान ग्रीन एवोल्यूशन के हिसाब से एक पॉलिसी हमने दी थी। वो अगर आप किसानों से पूछे तो उस हवाले से उनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद बहावलपुर कॉटन वैली के एक पिछले साल एक आया था, अगर वो पूछा जाए तो उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक पॉलिसी दी है कि कॉटन जो है काश्त का रकबा वो बढ़ाया जाए। और अफसोस की बात यह है, और तरजीहात में आप ये देखें कि जब कॉटन पूरी तरह सिंध और पंजाब में स्विंग हो गई है और पिकिंग आना शुरू हो गई है, तो अब इस तरह की इस्लाहात आ रही हैं कि जी आप जो है ना कॉटन के रकबे को काश्त को बढ़ाएं। अब ये अगले साल तो इस तरह का हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। लेकिन हसीब साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा। मैं थोड़ा सा ये इंटरेक्ट करूंगा कि जनाब के आज जो
तकरीर की गई, तकरीर में जो मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई वो तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र आती है। मिसाल के ऊपर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम में 5 अरब की लागत से 9,900 किसानों और 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 9,300 हाई पावर ट्रैक्टर फराहम किए गए। बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा अगले जी महीने बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ग्रीन 7 ट्रैक्टर और ज़राए मशीनी प्रोग्राम बिलाशुबा मुस्बत इक़दामात जी। हैं, लेकिन छोटे किसानों की बड़ी तादाद इनसे फायदा उठाने की नहीं, इस्ताद नहीं रखती। मैं आपसे कर रहा हूँ मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगले मरहले में उन्होंने कहा कि 7 अरब 10,000 ग्रीन लो पावर यानी छोटे किसानों के लिए लो पावर और 9 अरब 90 करोड़ की लागत से 6,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। तो लो पावर भी दे रहे हैं, 10,000 के करीब दे रहे हैं। तो छोटे किसानों और बड़े किसानों दोनों को उन्होंने एक बैलेंस रखा है। ये 10 लाख किसानों को अद्वियात और खाद की खरीदारी के लिए मामूनत भी तो फराम की जाएगी। मामूली फराहम की जाएगी, मतलब बिल्कुल। ये कि इसमें पॉजिटिव चीज़ भी तो है। जी हसीब साहब। जी जी पॉजिटिव सर, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इसका अमली इकदाम नीचे ग्रास रूट लेवल तक नहीं आ रहा ना। अगर आप हमारे देखे जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि भी इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलाइजेशन की रफ्तार भी जमीनी जरूरत के मुकाबले में काफी दिखाई देती है। कारोबारी शोबे के लिए भी कर्जो सनती मनसूबों के ऐलान किए गए हैं, लेकिन मुल्क में बुलंद शरह सूद और ये बिजली के ट्यूबवेल जिन लोगों ने लगाए हुए हैं तो बिजली के टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर जो लोग ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं और जमीनी पानी हमारे इलाके में खासकर जनूबी पंजाब में कड़वा है तो वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं तो डीजल बहुत ज्यादा महंगा है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सोलर के लिए उन्होंने मतलब कि सहूलत दी है और ज्यादातर तो मेरे ख्याल सर में सोलर बिल्कुल दिए है, लेकिन हमारा जमीनी पानी बहुत कड़वा है। हमारी अगर किसान जो है वो फसल उगाते हैं तो 2 फुट से ज्यादा फसल नहीं बढ़ पाती, सिर्फ जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से। तो उसके लिए हमें नहरी पानी का निजाम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दरिया सतलुज है और हमारे जो अपर साइड है जहाँ पे इंडियन बॉर्डर है वहाँ पे हाकड़ा दरिया हाकड़ा किसी जमाने में बहता था, वहाँ पे झीलें बनानी चाहिए मीठे पानी की, ताकि जो पानी जब फ्लड के बाद बारिश का जो पानी इकट्ठा हो तो उन झीलों के अंदर इकट्ठा हो और उस पानी को हमारा जमीन का जो पानी का लेवल है वो ऊपर हो। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। सब्सिडी बिल्कुल अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन हम जिस तरह मैं वो पहले कह रहा हूँ कि ये ग्रास रूट लेवल तक नीचे तक जो है ना इसकी इफादियत बहुत देर से पहुंचती है। ठीक है। हसीब अली साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली हुमायूं साहब, सदर गुजरावाला चमरफ कबर्स। सर इस बजट को आप क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत तो इसको ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे रही है, लेकिन अगर कारोबारी तबके की बात की जाए तो आपकी नज़र में क्या ये बजट में प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए हुकूमत की जानिब से आप समझते हैं कि कोई ठोस इक़दाम उठाए गए हैं? हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें बुलाया। अच्छा सर, हमने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है जी सर, हारून भी हमारे कोस्ट हैं। बिलाल वो जी जी हुमायूं साहब। अच्छा सर, हमने इसमें तो मिनिस्टर फाइनेंस है, उन्होंने हमें मीटिंग में बुलाया था। हमने सर से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप काइंडली जो पंजाब सेस लगाया है उसके ऊपर गौर करें कि एक इंपोर्टर अगर एक टैक्स ऑलरेडी सिंध में दे के आ रहा है, उसके बाद दोबारा वो पंजाब के अंदर देगा तो 2% के साथ वो कंपेटिटिवनेस उसमें नहीं रहेगी जो सिंध के बंदे को एडवांटेज होगा, क्योंकि हम रूट सिंध का यूज का है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दें, उसके बाद दोबारा आके पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पंजाब मैन्युफैक्चरर्स टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर और री-एक्सपोर्ट द थिंग्स। तो उसमें हमें अभी डिटेल में देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं। और सेकेंडली हमने क्लस्टर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट की बात की थी कि अगर आप क्लस्टर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं जाते, आप क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर नहीं जाते, जिस तरह मेटल प्रोसेसिंग जोन है, जिस तरह टेक्सटाइल है, जिस तरह सेंट्री फिटिंग्स है, इस तरह के क्लस्टर को अगर आप डेवलप नहीं करते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एट दी एंड गवर्नमेंट ने देना है, तो हम किस गवर्नमेंट के पास है? हम पंजाब गवर्नमेंट के पास है। तो उसके लिए हमने उन्हें बोला था कि जी आप हमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स दें ताकि हम अपने क्लस्टर्स को उधर मूव करें, ताकि शहर में जो आबादी में फैक्ट्रीज आ गई हुई हैं वो बाहर चली जाए। मेरा ख्याल है उसके लिए भी कोई फंड नहीं रखा गया। थर्डली वर्कर वेलफेयर है या EOBI है, उसके ऊपर भी कोई अभी पॉलिसी हमें फिलहाल तकरीर में नजर नहीं आई, लेकिन इन डिटेल में देखेंगे तो पता लगेगा क्या बना क्या। अच्छा, ये हवाई साहब एक चीज बता दीजिएगा, आउटर शहर में हवाई साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मौजूद के साथ, मुझे ये बताइएगा कि हर साल बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है और मौजूदा बरस भी जो है 7% के करीब जो है वो इजाफा किया गया है, नेशनल बोर्ड में भी और पंजाब की हुकूमत ने भी है।
क्या ये सरकारी मुलाजमीन को तो ये तमाम चीजें मिल जाती हैं, लेकिन निजी मुलाजमीन तो आप लोग ये इजाफी तनख्वाह नहीं देते, ये क्या वजूहत है? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। मैंने ये अर्ज किया कि जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है नेशनल बीज में, कौमी असेंबली में भी, और इसके अलावा पंजाब असेंबली में भी किया है, 7% का इजाफा किया है। सरकारी मुलाजमीन को तो ये तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन ये निजी वालों को आप लोग नहीं देते, जो निजी मतलब कारखानेदार है या कारोबारी अफराद है वो नहीं देते, उसकी क्या वजूहत है? सर अच्छा सर, ये भी एक तरह की मिथ है कि हम लोग नहीं देते। जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे कि अच्छा अगर लेबर का बंदा है तो आपको गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब रेट फिर भी कम है, 40-50 हजार में उनका बंदा कुछ नहीं है। हमारे पास जो स्किल वर्कर है वो 2-2 लाख रुपए के ऊपर भी है, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रही है, उधर आके ये प्रॉब्लम आता है। आपने उनके लिए भी क्या फैसिलिटेशन दी? देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मेरा महंगा होएगा, डेवलपमेंट उसके ऊपर कोई नहीं होएगी, इदारों की उसके ऊपर कंट्रोल्स बहुत ज्यादा लगे होंगे, फेडरल और पंजाब दोनों जगह टैक्सेशन होएगी, तो इंडस्ट्रियल के पास क्या बचता है कि वो महंगी लेबर रखे? ठीक है, वो महंगी लेबर इसी शक्ल में रख सकेगा कि उसको ठीक खुद भी है। कोई इनकम मोहम्मद होती हुमायूं होगी। साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू हेयर, अभी हमें जाना है क्योंकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो है इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको वहाँ बराह रास्त ले चलते हैं। अज़मा बुखारी जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी और आपने सुना बिलाल भाई कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, ऑल्दो के पोस्ट बजट जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कल होनी है, तो उसमें भी जो सारी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी और इसका जो डायसेक्शन होगा बजट का जो आज पेश किया गया है, वो सारी डिटेल्स कल पता चल जाएंगी। हमारे साथ स्टूडियोज में सरदार सोहेल साहब मौजूद हैं। ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये कहा गया था कि जी जो 8,500 जिसकी तनख्वाह है वो जो है गरीब नहीं है। तो सर आपको याद होगा शायद जब पिछली हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने ऑब्वियसली फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो गरीब कैसे नहीं है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, किस तरीके से अपने बच्चों की कफालत करेगा, किस तरीके से अपने घर के खर्च चलाएगा। तो सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि 8,500 रुपये में एक शख्स जिसका मकान किराए का है, जिसको ज़ाहिर भारी भरकम बिजली के बिल भी अदा करने हैं, गैस का बिल भी अदा करना है, बच्चों की कफालत भी करनी है, ग्रोसरी भी करनी है मंथ की, और फिर ज़ाहिर है बच्चे अगर ज़ेर तालीम है तो स्कूल की फ़ीस भी है। तो ये 8,500 का आप मुझे बजट बना के दे सकते हैं कि वो एक महीना अपना कैसे गुजारेगा, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि वो गरीब नहीं है? तो ये आपको नहीं लगता कि उस आम आदमी की तज़हीक लग रही है? मुझे तो क्या कहेंगे? ये समझने में थोड़ी सी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि हर मुल्क एक सर्वे करवाता है, ठीक, वो उस सर्वे के मुताबिक एक शरह निकालता है कि गुर्बत की लकीर से लोग, इससे अगर नीचे किसी की आमदनी है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ठीक है, अगर यही शरह अगर हम पिछली गवर्नमेंट में देखें तो इमरान खान के टाइम पे 3,700 रुपये थी, कि 3,700 रुपये अगर कोई बंदा कमाता है तो वो समझ लें कि वो उस गुर्बत की लकीर से ऊपर है, गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये एक ओवरऑल एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक ये फिर ऊपर जो है ना इसके फिगर्स जाते हैं कि जी नॉर्मली जो है ना वो ये यहाँ पे इतना हो रहा है। इसमें जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी का भी 8,000 रुपए क्या 20,000 रुपए भी किसी का जो है ना तो इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं है। आप जो ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ और सारे पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हुआ और वो 30,000 से ऊपर की तनख्वाह का उन्होंने कहा कि तो सर 3,000 चले 3,700 3,700 था, और अभी जो इन्होंने ये रखा है वो 8,500 समथिंग रखा है। जी, तो आप एक बात देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जाहिर सी बात है चीजें आगे बढ़ रही हैं, महंगाई की जो तनासुब वो बढ़ रहा है, तो फिर कैसे आप लोग ये फिगर दे सकते हैं कि 8,500 समथिंग अराउंड जो भी फिगर है उसका, तो उसमें एक आम आदमी को आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो गरीब नहीं है? नहीं, देखें, आम आदमी जो मजदूर की जो तनख्वाह है ना, उससे आप कंपैरिजन करें कि इस टाइम मजदूर की तनख्वाह मौजूदा हुकूमत ने कितनी रखी है। ठीक, उस मजदूर की तनख्वाह के हिसाब से आप, वो गुर्बत वाली जो लकीर है वो एक अलग चैप्टर है, उसका एक सर्वे, उसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अलग है। बट अभी जो मिनिमम जो सैलरी जो रखी गई है एक मजदूर की वो 35,000 मेरा ख्याल है कि ये तो सरकार को तो मिल जाती है ना, लेकिन निजी मुलाजमीन को तो नहीं होती ना। मुलाजमीन में देखिए डंडी कौन मारता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट मारते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है आपके हुमायूं साहब, इसके लिए हसीब अली साहब तो मौजूद है हमारे साथ। हुमायूं साहब मौजूद है हमारे साथ।
पुरी साहब नहीं, आई गेस हसीब अली साहब हमारे साथ मौजूद अच्छा, हैं। इसके लिए ना लेबर लॉज है कंप्लीट, उसके लिए एक लेबर मिनिस्ट्री मुख्तस की हुई है और लेबर मिनिस्ट्री का काम है कि इस चीज को चेक एंड बैलेंस रखे, वो जहां पर भी हसीब साहब है हमारे साथ? पैसे दिए जाते हैं। ये हमायूं साहब, हमारे साहब नहीं है हमारे साथ, अब्दुल हसीब साहब मौजूद हैं। हमायूं साहब हैं हमारे साथ? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा हसी साहब को भी कर ले, वो काफी जी, देर से बिल्कुल, इंतजार कर रहे होंगे, अगर आप वो बिल्कुल। देखें। हाँ, बात ये है हसीब साहब के सबसे बड़ी बात ये है कि ज़रई मुल्क है हमारा, और ज़रई मुल्क होने के नाते हमारी मईशत का 60 से 70% जो है ज़राअत पे है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज, चूंकि पंजाब का हम टॉपिक पे कर रहे हैं आज, तो मैं सिर्फ पंजाब पे ही फोकस करूंगा, क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज की जो तर्ज हुक्मरानी है या जो भी इनिशिएटिव ले रही हैं वो ज़राअत के हवाले से, उससे आप लोग मुतमईन हैं? सर, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की थी कि गवर्नमेंट बिल्कुल इन बातों को देखकर और अच्छी पॉलिसियां बना रही है, लेकिन सर तसलसल नहीं है पॉलिसियों के अंदर। वो जो तसलसल ना होने की वजह से असल मामला वहां पे आके खराब हो रहे हैं। अब देखें ना, जिस तरह उन्होंने मैंने आपको पहले बोला कि चोलिस्तान ग्रीन वैली उन्होंने बनाई, फिर बहावलपुर कॉटन वैली बनाई, अभी वजीर आजम ने कॉटन के हवाले से कहा है कि जी हमने रकबा जो है वो बढ़ाना है, लेकिन ये सारी चीजें सर उस वक्त हो रही हैं जब कॉटन की स्विंग का सीजन गुजर गया है। ठीक है ना सर? तो मरियम नवाज बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, हम उसको नहीं कहते भी किसी तरीके से कि वो बुरा काम कर रही है, लेकिन सर मकसद इन द एंड यही है कि उन पुलिसियों का तसलसल नहीं बन पा रहा। ये जो जुमला आपने अदा किया कि अच्छा काम कर रही हैं, तो इट्स मीन कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुतमईन नहीं हैं, या आपकी जो किसान हैं या जो भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो मुतमईन नहीं हैं। सर मुतमिन सर 100% तो कोई भी किसी से मुतमिन नहीं होता। हम आप 50% मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह उन्होंने 50% इस्लाहात की हैं, जिस तरह ये ग्रीन ट्रैक्टर का उन्होंने किया है, फिर किसानों को उन्होंने डीजल के ऊपर सब्सिडी दी है, पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं, और वो खाद के ऊपर भी उन्होंने सब्सिडी देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मामला आके खराब वहां पे होते हैं जब नीचे के जो इदारे हैं, जो इनके अंडर अदारे हैं, वो इस तरह के मामला को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे होते। वो जिस तरह महकमे फूड वाला है, आप गंदम का अगर आप देख लें कि गंदम खरीदने का जो टाइम था वो होता है अप्रैल में, लेकिन गंदम जो खरीदी जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर वो इस वक्त खरीद रहे हैं। जिन लोगों ने गंदम अपनी सीड घरों में रखा हुआ था, वो उनके ऊपर छापे मारकर वो वहां से गंदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत पॉलिसी का नतीजा होता है, जिस वजह से लोग जो है मुतरफर होते हैं हुकूमत के। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या गुज़श्ता बरस गंदम की जो पैदावार थी वो कितनी हुई थी? टारगेट से ज्यादा हुई थी या टारगेट से कम हुई थी? नहीं, तकरीबन बराबर हुई है। पिछले साल और इस साल गंदम की पैदावार तकरीबन सर बराबर ही है। क्योंकि यील्ड का फर्क होता है ना कि इस दफा झाड़ अच्छा आया था गंदम का, पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल क्योंकि वो हुई थी उन दिनों के अंदर सैलाब आया था, उससे पिछले साल तो सैलाब की वजह से लोगों ने ज्यादा गंदम और सरसों वगैरह काश्त की थी। तो फसल नो डाउट कि फसल कम नहीं थी, फसल बहुत अच्छी थी। लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो पिछले साल लोगों ने 2200 के हिसाब से गंदम फरोख्त की थी किसानों ने, और मिडल मैन ने 4500 के हिसाब से फरोख्त किया है। इस दफा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बोला था कि आप 3500 के हिसाब से गंदम खरीदें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस वक्त आया जब लोगों ने अपनी गंदम फ्लोर मिल्स को और दूसरे एजेंट्स को फरोख्त कर दी थी और अपनी जरूरत के लिए सिर्फ घरों में रखी थी। अब उन गंदम पे छापा मार के जो उनको उठा रहे हैं उस गंदम को। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप खुदाफिजी के अंदर बहुत शुक्रिया सेवा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बातें की। मेरे ख्याल में सरदार साहब से ही गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी NFC अवार्ड की बात आप कर रहे थे सरदार सुहेल साहब, तो हुकूमत का दावा है कि NFC शेयर महदूद होने के बावजूद जो है पंजाब जो है अपने वसाइल से तरक्की करेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और खैर हमने देखा भी है कि पंजाब में काफ़ी जो है वो इस तरह के काम हुए कि जिससे पंजाब की तरक्की नज़र भी आ रही है। लेकिन जो प्रोविंशियल ओन सर्विस रेवेन्यू के अहदाफ जो है वो जो आप लोगों ने पेश किए हैं, आपको लग रहा है कि वो रियलिस्टिक हैं, हकीकत पसंदाना हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पंजाब की जहाँ तक एक वो बनाया जाता है कि जी एक बयानिया बनाया जाता है कि जी फेडरल पंजाब को देता है, बल्कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पंजाब जो है वो उल्टा फेडरल की हेल्प कर रहा होता है। मतलब भतीजी जो है वो चचा की मदद कर रही है। देखिए, भतीजी और चचा से हट के हम CM पंजाब और PM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अभी। वो तो रिश्ता एक अपनी जगह पर है, हाँ। लेकिन पंजाब इस टाइम फेडरल की हेल्प कर रहा होता है। इंसान के जज्बात अपने और जो होते हैं ना, वो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है ना, तो नहीं कर रही ना। हाँ,
वो उस अवाम के पैसे से कर रही हैं और वो अवाम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो बाकी सूबों की अवाम पे खर्च हो रहा है, वो सिर्फ पंजाब की अवाम पे खर्च नहीं हो रहा। इट्स मीन के जो पंजाब का जो टैक्स है, पंजाब की जो अवाम का टैक्स है, वो बाकी सूबों पे भी लगाया जाता है। इसी तरह पंजाब जो है ना अपना 2% बलूचिस्तान को देता है। आप ये भी तो देखें कि बलूचिस्तान को जो एक्स्ट्रा 2% जो जाता है वो बलूचिस्तान अपने रेवेन्यू में से देता है, वो फेडरल में से नहीं देता। अब पंजाब बेसिकली बड़े भाई का और पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एक ढाल की सूरत में पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान को चला रहा है और पाकिस्तान की जहां जहां जरूरत पड़ती है, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो गिलगित में हो, कश्मीर में हो या सिंध में, बलूचिस्तान में हो, पंजाब वहां अपनी जो है वो दे रहा होता है, अपनी खिदमत पेश कर रहा होता है। तो पंजाब ने तो हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ चीजें कुछ लोग सियासत कर रहे होते हैं, वो सियासत तो जाहिर सी बात है वो करते रहेंगे। लेकिन माजरत के साथ कि मैं एक बात बताऊं कि पंजाब जो है वो कहते हैं कि जो गुजरगाह जो तिजारत की है वो आखिरी कराची होती है ना, और आप सिंध से जाते हैं, जैसे हमायूं बली बट साहब ने भी यही कहा, पंजाब से कराची से जाते हैं, पंजाब से ऐसे ही है, या आते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि कराची में आप ये देखें कि पंजाब की या केपी की या दीगर सूबों की एक अक्सरियत रहती है सिंध के अंदर या कराची के अंदर, खास तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये क्या समझते हैं कि मेगापोलिटन सिटी को सूबे भी जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए ना? आप यहाँ पे रहते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं बिलाल भाई। कराची के लिए फेडरल के जो भी डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो फंड्स होते हैं ना, वो फेडरल दे रहा होता है, उसमें कहीं पर भी वो कटौती नहीं करते। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ K4 मंसूबे की। K4 मंसूबा विफाक का है आधा। K4 के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक हिस्सा जो है ना वो विफाक के अंडर है, एक हिस्सा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड के पास है। कैसे? केंजर झील से पानी लाना 3 पॉइंट्स तक पहुंचाना वो विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक ने अपने हिस्से का 75 to 90% काम कंप्लीट कर चुका है विफाक, ठीक है। अब वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है सूबे ने, वो अभी तक सूबे ने नहीं दी। उसके बाद उन 3 पॉइंट्स के बाद से आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, मेरे और आपके घर तक वो पानी पहुंचाना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, मेयर कराची की जिम्मेदारी है, उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक इन्होंने एक चूने की लकीर तक नहीं मारी, इन्होंने कोई पेपर वर्क तक नहीं किया। K4 के लिए तो फिर 10 अरब रुपए मख्तस कर दिए फेडरल ने दिए ना। बिल्कुल फेडरल ने दिया। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है, ये जो बताया जाता है कि जी विफाक जो है वो कराची को नजरअंदाज कर रहा है, कैसे नजरअंदाज कर रहा है? कराची को आपके लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो विफाक ने दिया, कराची को मजीद मिलना चाहिए, क्योंकि बैसियत एक शहरी मैं ये समझता हूं कराची को मजीद मिलना चाहिए। लेकिन वो मिलना कैसे चाहिए कि विफाक डायरेक्टली यहां पे काम करे। अगर वो यहां पे थर्ड पार्टी को देगा तो फिर आपको पता नहीं ऑलरेडी बंदरबाट हो जाएगी। यहाँ कितनी करप्शन है, जैसे वो बीआरटी में जो करप्शन हुई है, वो जमीर अब्बासी साहब की गिरफ्तारी भी, वो सारी चीजें आप मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो असल मसला है चोरी। बीआरटी तो खैर आप ही लोगों का मंसूबा था सर मंसूबा हमारा था मैडम, लेकिन मसला ये कि चोरी किसने की? ठीक, अच्छा पीडी कौन था? ठीक है, सिस्टम कौन है? सिस्टम तो है, जब बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। बात तो दूर तक जाएगी, लेकिन जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर वो जिम्मेदार, अगर यहाँ की हुकूमत है तो इसमें थोड़ी बहुत जिम्मेदार आप भी हैं, आप लोग भी, कि आप लोगों ने आंखें बंद की। नहीं, हमने आंखें बंद नहीं की हुई, हमने कबूतर की तरह आंख बंद करने से खाली सामने वाले पे इल्जाम डालने से कुछ होता है। अच्छा सुहेल साहब, अगर आपको शैडो बजट पेश करना पड़ा तो आप क्या समझते हो, कौन सी ऐसी 3 बुनियादी तब्दीलियां होंगी जो आप फौरी तौर पे करना चाहेंगे? साथ ही साथ ये बता दें कि जो इस वक्त आपने बजट पेश किया है और जो अहदाफ की आप लोग बात कर रहे हैं, नताइज की बात कर रहे हैं, अगर वो नताइज आप लोग ना दे सके तो फिर आवाम के पास आप किस उससे जाएंगे कि लोग आपके ऊपर यकीन करें? देखिए, बजट जब भी कोई भी गवर्नमेंट देती है तो वो अपने आने वाले जो हालात होते हैं उसके तनाजुर में देती है। जैसे कि आपने ये देखा कि खित्ते के अंदर इस टाइम जंगी सूरत हाल थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, एक मतलब नामुमकिन किरदार अदा किया, जो कि उसने अमन का सफीर का एक किरदार अदा किया। उसमें फील्ड मार्शल साहब की, आर्मी चीफ साहब की और वजीर खारजा साहब की बड़ी कामयाबी है और ये एक डील मुमकिन हुई है, मतलब हो गई है, समझ लें कि कल परसों उसके मुकाबले साइनिंग जुमे के दिन जेनेवा में दस्तखत की तकरीब है, साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक तो हो गई है, ये हो गया। अब उसमें क्या होगा कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, खास तौर पे उनके पेट्रोकेमिकल पे,
तो हम उनसे फायदा उठा सकते हैं, उसकी गैस हमारे पास आ सकती है। तो बिल्कुल। हमें हम आगे अवाम को, जो अवाम हमसे जो उम्मीदें लगाई बैठी है, देखिए पीएमएलए ने हमेशा यहाँ डिलीवर किया पाकिस्तान के अंदर। जब भी कोई भी मुआशी सूरत हाल होती है, दूसरी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो पाकिस्तान को मुआशी दलदल में धकेल के जाती हैं, और पीएमएलएन आती है और पीएमएलएन पाकिस्तान को उस दलदल से, मुआशी दलदल से निकाल के उस पटड़ी को, उस गाड़ी को आगे लेकर निकालती है, लेकिन उसमें ज्यादा हिस्सा पंजाब का होता है, कि पंजाब के अलावा नहीं होता। बहुत शुक्रिया सरदार सुहेल साहब आपका, और हमारे साथ जो दीगर मेहमान मौजूद थे उनका भी हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं। और जैसे कि नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो पंजाब का जो आज बजट पेश किया गया 2026-27, उसकी जो मेन नुकात थे उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर बात कर सकें, वो हमने की। और इसकी एक जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है वो कल पेश की जाएगी, तो उसका पूरा जो एक डायसेक्शन है, जो एक खुलासा है, वो कल आप सबके सामने होगा। इस वक्त की ट्रांसमिशन से मुझे और बिलाल एहसन को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।